गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवा जी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें बॉटनी के 3 पेपर राजस्थान यूनिवर्सिटी करवाती है। टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें फर्स्ट पेपर होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। सेकंड पेपर होता है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। थर्ड पेपर होता है टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी। इस तरह से ये 3 पेपर राजस्थान यूनिवर्सिटी करवाती है बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में, जिसमें फर्स्ट पेपर 33 मार्क्स का होता है, सेकंड पेपर भी 33 मार्क्स का होता है एंड थर्ड पेपर 34 मार्क्स का होता है। फोर्थ प्रैक्टिकल होता है जो 50 मार्क्स का होता है। इस तरह से कंप्लीट 150 मार्क्स का एक बॉटनी का पेपर होता है। तो इसमें सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जो हमारा पहला पेपर है, उसमें हम मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी में मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स, तो ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स बने कैसे। तो इसका सबसे पहले प्रैक्टिकली जो एविडेंस दिया, जिसे मतलब आज साइंटिफिकली अप्रूव माना जाता है, वो मिलर नाम के साइंटिस्ट ने दिया। मिलर एक वैज्ञानिक था जिसने क्या किया कि उसने एक बीकर लिया और बीकर में NH3 H2O CH3 इस तरह से जो कंपोनेंट लिए और उनको 3000 केल्विन के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक दिया। इलेक्ट्रिक शॉक देने से कुछ समय बाद में इसमें मॉलिक्यूल्स बॉईल करने लगे और ये जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन था वो कलरफुल सॉल्यूशन हो गया। कलरफुल सॉल्यूशन होने के बाद में मिलर ने इनका टेस्ट किया, जिसमें देखा कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो सिंगल मॉलिक्यूल्स थे उसने उसको आइडेंटिफाई किया, टेस्ट किया, तो देखा कि जैसे यहाँ पर CH2 था, CH3 था, तो यहाँ पर उसको CH2 एंड CH2 भी मिला। तो इसका मतलब जो मेथिल ग्रुप था ये एथिल ग्रुप बन गया। एथिल ग्रुप बन गया, एथेन भी कह सकते हैं हम, एथेन बनी। इस तरह से उसने कहा कि उसकी बेसिक कंसेप्ट ये थी कि जो सिंगल मॉलिक्यूल थे वो मोनोमर से, मोनोमर कह देंगे सिंगल मॉलिक्यूल्स को, और ये मोनोमर्स थे वो पॉलीमर में कन्वर्ट हो गए। पॉलीमर्स, एक मॉलिक्यूल्स जैसे मेथेन है, एक मॉलिक्यूल्स आगे जुड़ के और एक चेन बना दे और बड़े मॉलिक्यूल्स बना दे तो इसको पॉलीमर कहते हैं। तो एक कोशिका के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इसकी बेसिक कंसेप्ट मिलर ने दी कि इस तरह से मोनोमर से पॉलीमर बने होंगे। अब कोशिका में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। मिलर के अकॉर्डिंग ये था, तो मॉलिक्यूल्स 2 भागों में हम बांटते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो कोशिका में कम मात्रा में पाए जाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ऐसे पदार्थ जो कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो कोशिका के अंदर यदि हम देखते हैं तो कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो पाए जाते हैं,
सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। इसके अलावा प्रोटीन, लिपिड्स, डीएनए एंड आरएनए, इन दोनों को हम जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो ये हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कोशिका में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो हैं। इसके अलावा यहाँ पर सूक्ष्म तत्व जो हम कह सकते हैं कि विटामिन हो सकते हैं, कोई मिनरल्स हो सकते हैं, कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं। इस तरह के जो पार्ट हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, उनको हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो कोशिका के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं मोनोमर से पॉलीमर बने। मोनोमर्स में हम कह सकते हैं कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ सकते हैं। लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल्स में कोशिका के जो मोनोमर थे वो पॉलीमर में कन्वर्ट हो गए, और पॉलीमर जो हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में जो कोशिका में पाए जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए हैं। कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन हम यहाँ पर प्लांट बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो इसमें नॉर्मली न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, और इसके ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को फॉरवर्ड करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आरएनए पाए जाते हैं। जो आरएनए हम जानते हैं कि टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, इस तरह के आरएनए पाए जाते हैं। तो हम हमारे पहला पेपर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंडर में मॉलिक्यूल्स के स्टडी करते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी, बायो ऑर्गेनिज्म को टेक्नोलॉजी से अटैच करके जो प्रोडक्ट बनता है वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, जो सोसाइटी के लिए फेवरेबल या अच्छा होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हम इन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारी मॉलिक्यूल बायोलॉजी हो गई। और बायोटेक्नोलॉजी, इन बायोटेक्नोलॉजी ऐसा कोई बायो ऑर्गेनिज्म जो टेक्नोलॉजी से उसको हम इम्प्रूव करें और वो हमारी सोसाइटी के लिए काम आए, वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो सबसे पहला हम इसमें जो मॉलिक्यूल्स है डीएनए एंड आरएनए, इसको पढ़ते हैं। डीएनए और आरएनए ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हैं। डीएनए और आरएनए, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दूसरा हमारा है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। कोशिका के अंदर ये कहाँ पाए जाते हैं? एक कोशिका देखें हम, कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जो आपने पहले भी क्लासों में पढ़ा होगा, 9th 10th में भी आ जाता है ये। एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, कैरियन न्यूक्लियस को कहते हैं। तो प्रीवियस स्टेज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले की अवस्था प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो कैरियन की प्रीवियस प्रोकैरियोटिक सेल, कैरियन प्री स्टेज ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसका मतलब इसमें जो पदार्थ होता है, कोशिका द्रव्य होता है, वो वैसे ही बिखरा होता है। और जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिन प्रोटीन होती है जो डीएनए से अटैच होती है। इन दोनों को हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमेटिन, डीएनए प्लस क्रोमेटिन प्रोटीन दोनों मिलती हैं तब वो क्रोमोसोम कहलाता है। तो क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं और वो इसी तरह से बिखरे पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में, जिसमें हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड।
न्यूक्लियोइड, केंद्र का, केंद्र की तरह, लेकिन केंद्र नहीं है, केंद्र की तरह पाया जाता है न्यूक्लियोइड। ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में इसका सेपरेट डीएनए होता है, इसके सेपरेट न्यूक्लियस होता है, इसके कोशिकांग पाए जाते हैं इसके अंदर। यदि ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। यदि ये प्लांट सेल है तो, प्लांट सेल है तो इसका मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पाए जाएंगे। ये दोनों नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये दोनों क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, यदि इन दोनों को देखा जाए तो ये सेम प्रोकैरियोटिक सेल की तरह होते हैं। इसका मतलब इसके पीछे मान्यता ये है कि पहले एक ऐसी सेल रही होगी, ऐसी ही कोई दूसरी सेल इसके अंदर आके और रहने लगी और उसने माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करना स्टार्ट किया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गया इसमें। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट की तरह जो सेल थी वो क्लोरोप्लास्ट की तरह आ गई। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ थी, जो प्रोकैरियोटिक सेल थी वो कन्वर्ट हो गई यूकैरियोटिक सेल में। इस तरह से ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सेल ऑर्गेनल हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों इसमें सहजीवी के रूप में रहने लगे। अतः इसको एंडोसिम्बायोसिस प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंडर में हम क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया को किसी प्रोकैरियोटिक सेल में अटैच होकर सहजीवी के रूप में काम करना स्टार्ट करते हैं और एक प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ये दोनों इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए भी कि यहाँ पर इन दोनों में अपना अपना क्रोमोसोम पाया जाता है। जैसे इसमें इसका डीएनए बिखरा हुआ पाया जाता है, क्रोमोसोम बिखरा हुआ पाया जाता है, उसी तरह इन दोनों में अपना अपना, इसका खुद का, इस ऑर्गन का, इस ऑर्गेनल का भी अपना अपना डीएनए पाया जाता है। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल के अंदर यहाँ पर ये डीएनए, या हम इसको क्रोमोसोम कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पाया जाता है। और इसके अंदर कोशिका द्रव्य में आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए, एमआरएनए न्यूक्लियस में बनता है और कोशिका द्रव्य में आता है। जब प्रोटीन संश्लेषण हो जाता है तो उसके बाद डिग्रेड हो जाता है, इसलिए ये स्वतंत्र नहीं पाया जाता है। एमआरएनए जब प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो ये जो न्यूक्लियस का जो डीएनए है वो एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए बनाने के बाद में एमआरएनए बाहर आता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है और उसके बाद एमआरएनए को डिग्रेड कर दिया जाता है। तो इसलिए ये तीनों तरह के आरएनए इस तरह कोशिका में पाए जाते हैं। लेकिन डीएनए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो इस कोशिका के लिए जेनेटिक मटेरियल पूरा, माइटोकॉन्ड्रिया का भी डीएनए, क्लोरोप्लास्ट का भी डीएनए और न्यूक्लियस का डीएनए, इसको हम टोटल जीनोम बोलते हैं, जीनोम। ऐसा प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम यहाँ बॉटनी पढ़ रहे हैं। तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, न्यूक्लियस भी पाया जाएगा, जिनका अपना अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। और ये डीएनए मिक्स होके कंप्लीट, हम इस कोशिका के यदि डीएनए को आइसोलेट करते हैं तो हम इसको जीनोम कहते हैं, जीनोम। ठीक है, तो हम इस डीएनए के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पर ये डीएनए पाया जाता है। अब ये डीएनए है जो हम कह सकते हैं कि ये हम गुणसूत्र कहते हैं, इस तरह से इनको, ये हमने पढ़ा होगा मेंडल के रूल्स में, नियम में, जब हमने देखा था कि यहाँ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसके फैक्टर होते हैं जो एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। ठीक है, डीएनए पाया जाता है और डीएनए के ऊपर ही कुछ जगह प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे हम स्टोन प्रोटीन भी कहते हैं। स्टोन प्रोटीन और डीएनए, स्टोन प्रोटीन एक तरह की क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम वाली प्रोटीन, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन डीएनए दोनों मिलके और क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इन दोनों की बात करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल ये क्या है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। राइबोज, जो नाम से ही पता चल रहा है, राइबोज इज ए शुगर, जो कि राइबोज शुगर हम कहते हैं कि इसका यदि हम स्ट्रक्चर बनाएं तो वो इस तरह का होता है, जिसमें यहाँ पर OH ग्रुप, H ग्रुप, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर CH2OH। 5 मेंबर की रिंग है, जिसके
ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 है, जिसमें कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन एब्सेंट है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसका मतलब डीऑक्सी, जो हम डीऑक्सी राइबोज कह रहे हैं, राइबोज शुगर ये है, राइबोज शुगर ये है। लेकिन यदि हम डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं तो डीऑक्सी डाई 2 नंबर कार्बन पर एक ऑक्सीजन एब्सेंट है, जिसे हम डीऑक्सी कार्बन कहते हैं। इसलिए ये जो राइबोज शुगर हुई वो डीऑक्सी राइबोज हुई। इसलिए डीएनए के अंदर हमेशा कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, इसलिए इसको डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो इसके अंदर इस तरह की राइबोज शुगर होती है और इसके अंदर राइबोज शुगर होती है, इसका मतलब इसके अंदर राइबोज शुगर होती है जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर ये OH ग्रुप एब्सेंट होता है और इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो डीएनए का हमारे डीएनए एंड आरएनए, यदि हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, डीएनए और आरएनए, इन दोनों के अंदर एक मुख्य डिफरेंस यही है कि यहाँ पर जो पाई जाती है शुगर वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज मीन्स 2 नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। सेकंड, जब हम बात करते हैं आरएनए की, तो यहाँ पर सारा सेम स्ट्रक्चर है, ये CH2OH होगा और ये पूरा सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर OH होगा कम्प्लीटली। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है कि यहाँ पर OH यहाँ पर भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये राइबोज शुगर है। तो डीएनए आरएनए का एक अंतर, यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज प्रेजेंट है, यहाँ पर राइबोज शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको हम डीएनए को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर और ये पूरा डीएनए बनाती हैं। जैसे हम इस डीएनए को इस तरह से शो करते हैं, ये एक डीएनए जो आपने वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ा होगा। वाटसन एंड क्रिक मॉडल 1953 में दिया गया था, 1953 में दिया गया था, जिसमें वाटसन एंड क्रिक ने बताया कि इसकी जो विड्थ होती है वो 20 एंगस्ट्रम होती है, इसकी जो हेलिक्स की एक कोयल की एक जो इसकी कुंडली होती है उसकी चौड़ाई 34 एंगस्ट्रम होती है। इसके अंदर 10 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। इस तरह से 10 न्यूक्लियोटाइड क्षार आपस में जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं और 2 के बीच में ये डिस्टेंस 10 हो गई तो ये 3.4 एंगस्ट्रम हो जाती है। टोटल जो एक कुंडली की जो चौड़ाई लंबाई है, इसकी ऊंचाई है वो 34 एंगस्ट्रम है। इसके अंदर 10 भागों में हम इसको डिवाइड कर दें तो यदि मान लो इसके 10 का भाग दे दिया तो 3.4, 2 के बीच में 3.4 एंगस्ट्रम की दूरी हो गई। इसलिए ये नाइट्रोजन क्षार इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। इस तरह का मोटा मोटा इन्होंने वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के बारे में बताया और इन्होंने कहा कि जो इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर है वो इसमें यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये मान लो कि ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है जो यहाँ प्रेजेंट है, ये आपस में जुड़ी रहती है। डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो ये हम जो लाइन कर रहे हैं वो डीऑक्सी राइबोज शुगर की है। ठीक है, इसके बाद में ये कहते हैं कि जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड, इसमें हम कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप PO4 प्रेजेंट हो, शुगर प्रेजेंट हो और बेस यानी क्षार प्रेजेंट हो। फॉस्फेट ग्रुप, शुगर प्लस बेस। शुगर कौन सी है यहाँ पर डीएनए के अंदर? डीऑक्सीराइबोज शुगर, और बेस है नाइट्रोजन क्षार। तो इन सब को मिलाकर हम कहते हैं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, बराबर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फॉस्फेट, शुगर, बेस बराबर न्यूक्लियोटाइड। अब यदि हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड और ये N, नंबर ऑफ एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएं
तो ये n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगे और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाएंगे। ठीक है, इसमें नीचे लगाने का मतलब है कि बहुत सारे हो सकते हैं, ऊपर लगाने का मतलब तो स्क्वायर हो जाता है, इसलिए नीचे लगाते हैं ताकि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएं तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। अब इसमें हम कहते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये एक चेन है, इस तरह से इसमें ये 3 जुड़ गए, ये 3 जुड़ गए, ये 3 जुड़ गए, इस तरह से ये आपस में एक चेन बनाते हैं। तो इसका मतलब ये 2 न्यूक्लियोटाइड, जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है वो आपस में जुड़ी होती हैं, एक ये चेन और एक ये दूसरी चेन, ये आपस में मिलकर और 3D स्ट्रक्चर जो कि हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कहलाता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड, इसमें हम कहते हैं कि न्यूक्लियोसाइड मतलब यदि हम इसमें फॉस्फेट ग्रुप हटा दें, केवल शुगर प्रेजेंट हो और बेस प्रेजेंट हो तो हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। शुगर यहाँ पर क्या है, शुगर बराबर डीऑक्सी राइबोज और बेस नाइट्रोजन, सारे यहाँ पर 2 परिवार हैं, एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडिन। ठीक है, तो इन दोनों को यदि शुगर और बेस मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, और न्यूक्लियोसाइड से यदि फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्यूरिन एंड पिरिमिडिन 2 फैमिली आ गई नाइट्रोजन क्षार की। तो प्यूरिन के अंदर हम कहते हैं कि एक तो एडेनिन, दूसरा ग्वेनिन, ए एंड जी, याद रखने के लिए ए एंड जी ये कह देते हैं। और पिरिमिडिन में साइटोसिन, थाइमिन एंड तीसरा यूरेसिल, CTU, CT एंड U। तो डीएनए के अंदर हम देख रहे हैं कि डीएनए जो चेन बनती है वो फॉस्फेट ग्रुप से, शुगर से, बेस से बनती है जो कि एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और ऐसे न्यूक्लियोटाइड मिलके और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। इसको नोट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि शुगर, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है डीएनए के अंदर, लेकिन बेस की 2 परिवार होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन ग्वेनिन होते हैं, पिरिमिडिन में साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल होते हैं। ठीक है, अब यदि हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम शुगर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे डीऑक्सीराइबोज शुगर हमने पहले बनाई थी कि ये हमारी H, ये OH, H, OH, H, H, CH2 और OH, ये हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गई। डीऑक्सीराइबोज शुगर जिसका कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो आके यहाँ जुड़ता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप, और हमारा ये जो बेस है वो इस नंबर पर आकर जुड़ता है, बेस। ठीक है, इस तरह से यदि एक न्यूक्लियोटाइड है और वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से मिलके और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना चाहता है तो यहाँ पर ऐसा ही दूसरा आना चाहिए नीचे, दूसरा बनाते हैं ऐसे ही नीचे, जिसमें O वापस से वही डीऑक्सीराइबोज शुगर जिसका H और ये H, ये OH, ये H, ये H, ये OH, ये H और ये CH2OH। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गई। अब हम कहते हैं ये जॉइंट कहाँ करेंगे, जॉइंट यहाँ करेंगे कि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप आ गया, इसका PO4 ये आ गया। ये PO4 क्या करता है कि इसके यदि हम P को खोलते हैं, इसको P O O O एंड O, PO4 फॉस्फेट 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रहे और ये इससे आके ये 3 नंबर कार्बन से जुड़ जाए, ये आके यहाँ 5 नंबर कार्बन से जुड़ जाए। तो ये जो चेन बनेगी ये 3 से, मतलब यहाँ से ये 5 प्राइम इसका ओपन है, 5 नंबर कार्बन इसका खुला है और 3 कार्बन यहाँ पर आ गया, 3 कार्बन वापस 5 से जुड़ा, फिर 5 से 3 आ गया। तो ये 5 प्राइम टू 3, 5 प्राइम टू 3, फिर 5 प्राइम टू 3, फिर 5 प्राइम टू 3, ऐसे एक चेन बनी, ऐसे एक चेन बनी और हम उस एक चेन को कहते हैं 5 प्राइम टू और ये 3 प्राइम। ठीक है। ऐसे ही दूसरी साइड में कोई चेन बने जिसमें ये उल्टी साइड में आते हैं, जैसे इस तरह से शुगर बने और ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 जहाँ पर केवल H है और यहाँ पर OH और एक H है, यहाँ पर H OH है और यहाँ पर CH2OH है। तो ये 1 2 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर और ये 5 नंबर कार्बन हुआ। अब यहाँ पर 1 नंबर कार्बन पर नाइट्रोजन बेस आके जुड़ेंगे, 1 नंबर कार्बन पर नाइट्रोजन बेस आके जुड़ेंगे। तो ये कार्बन नंबर 1 इधर से होगा, जैसे यहाँ पर हम कार्बन नंबर 1, क्योंकि बेस से बेस बॉन्ड बनाएगा इसलिए कार्बन नंबर 1 यहाँ पर आ गया, जहाँ पर ये बेस जुड़ जाएगा। यहाँ पर कार्बन नंबर 2 जहाँ पर H और H होगा और यहाँ ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 जहाँ पर OH ग्रुप, H ग्रुप जो कि फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ेगा आगे, और यहाँ पर ये 5 ग्रुप जिस पर CH2OH जुड़ा होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये लास्ट में यहाँ OH था, 5 यहाँ O था, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम कहते हैं हम इसको। 3 प्राइम इसका OH खुला है और 5 प्राइम के ऊपर इस पर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, तो हम इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम कहते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे ये इस तरह से बढ़ती चली जाएगी क्योंकि ये इससे बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर ये इस तरह से बढ़ेगी। तो यहाँ पर पहला जो है फॉस्फेट ग्रुप है, उसके बाद में जो पहला जो ये आ रहा है 5 प्राइम पर 1 2 3 4 और 5 नंबर पर OH आ रहा है और ये इस तरह से इधर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो होगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगी। 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी ना, क्योंकि यहाँ पर 3 प्राइम यहाँ पर आ गया और 5 प्राइम आके ओपन हो रहा है। तो ये इस तरह से दोनों एक दूसरे की अपोजिट चेन होती हैं। अब यहाँ पर एक बेस जुड़ गया, चारगाफ का रूल था, चारगाफ के रूल के अनुसार चारगाफ रूल, एक चारगाफ साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, जिसने कहा कि A हमेशा T से बंध बनाता है और डबल हाइड्रोजन बंध बनाता है, और C हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और G से बनाता है। ठीक है। ये ATCG क्या है, जो हमारे प्यूरिन अभी बताया था, प्यूरिन बराबर AG और पिरिमिडीन बराबर CTU। ठीक है। तो A हमेशा T के साथ बंध बनाता है, C हमेशा G के साथ बंध बनाता है। ये बात कर रहे हैं हम DNA की। सॉरी। तो यहाँ पर A T के साथ बंध बनाता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और C ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से G के साथ बंध बनाता है। तो हम बात कर रहे थे DNA एंड RNA के डिफरेंस की। तो यहाँ पर दूसरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस था डीऑक्सीराइबोज DNA के अंदर प्रेजेंट है और राइबोज शुगर RNA के प्रेजेंट है, RNA के अंदर प्रेजेंट है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो CTU है, तो ये U है, यदि यहाँ पर C के साथ U बंध बनाता है, मीन्स यहाँ पर C के साथ ये U, ऐसा होता है कि T DNA के अंदर नहीं होता है, यूरेसिल होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, वो होता है RNA में। मतलब यहाँ पर हम DNA के बारे में बात करें तो यहाँ पर A
T, C एंड G होते हैं और यहाँ पर A, U, C एंड G होते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे T की जगह पर यूरेसिल होता है। ये दूसरा डिफरेंस है दोनों के अंदर, दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर। हम दोनों मॉलिक्यूल्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। किसी जीवित ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर देता है। तो वो आरएनए भी कर सकता है ऐसा काम और डीएनए भी कर सकता है। लेकिन हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं जिसके अंदर ये दोनों मिलके काम करते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं कि पहला डिफरेंस क्या है कि इसमें डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट है और इसके अंदर राइबोज शुगर प्रेजेंट है। दूसरा डिफरेंस क्या था कि यहाँ पर जो 4 बेस पाए जाते हैं प्यूरिन एंड pyrimidine के अंडर में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, जिसके अंदर ATCG ये केवल डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। AUCG एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन ये 4 हैं वो आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। तो 2 डिफरेंस यदि हम डीएनए के और आरएनए के अंदर बोलेंगे तो पहला डिफरेंस बोलेंगे हम कि डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है और राइबोज शुगर होती है वो आरएनए के प्रेजेंट होती है, आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। और यदि हम बात करें नाइट्रोजन क्षार की तो डीएनए के अंदर ATCG होते हैं, मतलब थाइमिन प्रेजेंट होती है और थाइमिन की जगह आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। सेकंड डिफरेंस। इसी का हम तीसरा डिफरेंस देखते हैं कि तीसरा डिफरेंस क्या है। जब भी हम कोशिका के बारे में बात करते हैं कि किसी कोशिका के अंदर, किसी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, क्रोमोसोम यहाँ पाए जाते हैं, इसी के अंदर डीएनए पाया जाता है और यहाँ पर कुछ समय के लिए एमआरएनए बनता है और एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ये हमारा कोशिका का साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है और यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस ये दोनों प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में तो एमआरएनए बन गया, लेकिन जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर हमारा टीआरएनए एंड आरआरएनए बोथ आर इक्वली वर्किंग। तो दोनों एक साथ काम करते हैं जब हमारी प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डीएनए है हमारा जो डबल हेलिक्स 2 चेन के रूप में प्रेजेंट होता है, लेकिन आरएनए हम कभी भी ये नहीं कहते कि वो डबल हेलिक्स के रूप में प्रेजेंट होता है, हम उसको सिंगल ही बताते हैं हमेशा। केवल टीआरएनए के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इस तरह का कोई लीफ मॉडल ना, इस तरह का लीफ मॉडल आपने पढ़ा होगा कि इस तरह का ये एक टीआरएनए होता है। ये हम बाद में बात करेंगे इसकी जब हमारा आरएनए का टॉपिक आएगा। लेकिन यहाँ पर केवल डिफरेंस हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स द्विकुंडलित संरचना होती है, यहाँ पर ये एक कुंडलित संरचना होती है, एक कुंडलित संरचना होती है आरएनए। तो आज का यदि हम इसको समरी करें इस टॉपिक को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, कोशिका के अंदर माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंडर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड डीएनए, आरएनए एज लाइक ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो डीएनए और आरएनए, बहुत सारे जीव ऐसे हैं प्रोकैरियोट्स जिसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। बहुत सारे ऐसे मोस्टली यूकैरियोटिक जो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। तो डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो दोनों के अंदर हम अंतर देखते हैं। पहला अंतर हमने कहा कि इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो डीएनए में प्रेजेंट होती है और आरएनए में एब्सेंट होती है। सेकंड डिफरेंस हमने कहा कि डीएनए के अंदर थाइमिन जो नाइट्रोजन क्षार है वो पाया जाता है, जबकि आरएनए के अंदर थाइमिन है और उसकी जगह यूरेसिल पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है कि ये डबल हेलिक्स फॉर्मेशन में प्रेजेंट होता है, डबल हेलिक्स फॉर्मेशन फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। द्विकुंडलित संरचना होती है डीएनए, जबकि आरएनए एक कुंडलित संरचना होती है। तो इसको हम समराइज ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर ये मोस्ट है कि दोनों डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है। इससे पहले हमने डिफरेंस देखा था प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। सेल 2 टाइप की होती हैं,
सेल क्या होती है? सेल इज ए यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज ए यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल और यूनिट ऑफ फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। मतलब जितना भी हम स्टार्टिंग हमारी लाइफ है वो एक सेल है, और सेल को यदि हम डिवाइड करना चाहें तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेल फर्स्ट है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है वो यूकैरियोटिक सेल होती है। अब दोनों सेल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ें तो उसके जेनेटिक मटेरियल, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उसके जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इसमें कोई भी इकाई झिल्लीबद्ध संरचना वाला कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, हम देखें तो। और यूकैरियोटिक सेल में हम देखते हैं कि इसमें यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरल सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, मतलब इकाई झिल्लीबद्ध संरचना वाले जो कोशिकांग हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इसका मतलब वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ईआर, न्यूक्लियस, ये सब पाए जाते हैं। ये इनके चारों तरफ भी एक झिल्ली पाई जाती है जिसके कारण वो झिल्लीबद्ध संरचना कहलाती है। उनका खुद का अपना इन्वायरमेंट क्रिएट होता है एक सेल के अंदर। एक सेल है और उसके अंदर वो भी अपना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये राइबोसोम ही है तो इस राइबोसोम के अंदर इसका कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिसका मतलब इसका खुद का एक इन्वायरमेंट है। ये एक कोशिका का इन्वायरमेंट हुआ और ये इसका खुद का इन्वायरमेंट हुआ। यदि न्यूक्लियस है, यदि यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो ये न्यूक्लियस अलग है इस साइटोप्लाज्म से, और न्यूक्लियोप्लाज्म से दोनों में डिफरेंस होता है। तो इस तरह से हम प्रोकैरियोटिक सेल हमें देखने माइक्रोमोलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स में हम आगे बढ़ें, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कोशिका क्या होती है, कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड जेनेटिक मटेरियल्स, आरएनए, डीएनए। तो मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में हम डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी सेकंड यूनिट है बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी, हम उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर हम कुछ सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम टेक्नोलॉजी के रूप में काम में ले रहे हैं। जैसे कि किसी के डीएनए में, मान लो कि कोई डायबिटीज़ पेशेंट है और डायबिटिक पेशेंट क्या होता है कि उसमें शुगर को कन्वर्ट करने के लिए जो इंसुलिन बनता है, हमारे पैंक्रियाज के अल्फा सेल बनाती हैं, वो बन नहीं रहा होता है। और यदि कोई अच्छा आदमी है और उसके वहाँ पर उस सेल में, पैंक्रियाज की अल्फा सेल में जो इंसुलिन है वो बन रहा होता है, तो हम उसकी जीन को निकाल के और हम उसकी जीन में, जो बीमार आदमी है उसकी कोशिका की जीन में, उसके डीएनए में चेंज कर दें तो इसका मतलब उसकी कोशिका भी वो इंसुलिन बनाने लग जाएगी और वो डायबिटीज़ ठीक हो सकता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हमारे ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, ये बहुत सारे काम करते हैं। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया कि जैसे जो बीमार आदमी है, जो बीमार व्यक्ति है, उसकी जो जीन बन नहीं रही, स्वस्थ आदमी के जीन से लेके और उसको ई कोलाई के अंदर डाल दिया गया। ई कोलाई का नाम सुना होगा, ये एक प्रोकैरियोट्स है जो हमारी आंतों में ही रहता है, भोजन के डाइजेशन में काम करता है, विटामिन B12 बनाता है हमारे आंत में रह के। तो यदि हम जो इंसुलिन बनाने वाली जीन किसी व्यक्ति से लेके और हम इस ई कोलाई में डाल देते हैं, तो ई कोलाई क्योंकि बैक्टीरिया है, ये बड़ी जल्दी ग्रोथ करता है, ग्रोथ करेगा तो वो जीन बनाएगा, वो जीन बनाएगा तो उसका जीन का प्रोटीन भी बनेगा, और प्रोटीन बनेगा तो वो उससे हम इंसुलिन बना लेंगे। इंसुलिन हम वैक्सीन के रूप में मार्केट में आ जाती है, वो इसी रूप में हम लेते हैं। आजकल ये सस्ती हो गई है, ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ये सस्ती हो पाई। अदरवाइज पहले क्या करते थे, सुअर का जो पैंक्रियाज है उसको निचोड़ के और फिर इंसुलिन बनाया जाता था, और वो इंसुलिन फिर जो डायबिटिक पेशेंट होता था उसको दिया जाता था, तो वो 1000-1500 रुपये से भी ऊपर होता था। तो आज की क्लास में इतना ही, उसके बाद में हम कल देखते हैं। थैंक यू।